एक्चुअली कैसा है, थोड़ा सा मैं एक एग्जाम्पल लूँगा, ठीक है, उस एग्जाम्पल को लेके समझाऊंगा कि ये यूनिट वेक्टर कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। आई होप ये आपने लिख लिया होगा, कॉपी अच्छे से लिखें, नोट्स बहुत अच्छे से बनाएं। आपके अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि वो इस दुनिया में किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं किए जा सकते। आपने जो अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं वो नोट्स ही आपको अच्छा खासा सक्सेस दिला सकते हैं, क्योंकि जब आप नोट्स अपने हाथ से बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में वहीं की वहीं बैठ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं अपने हाथ से नोट्स बनाने की पूरी कोशिश क्या करें, आपको करना ही है, बाय डिफ़ॉल्ट इट्स योर वर्क, है ना। तो अब मैं थोड़ा इस यूनिट वेक्टर के और अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेडिंग लिख देता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अब देखो ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक सिंपल चीज को समझाता हूं, पहले तो सिंपल चीज को समझाता हूं। मैं एक कथा लिख रहा हूं, कहानी, ठीक है, यहां पे देखना जरा, है ना, कहानी लिख देता हूं, ठीक है। अ बॉय starts walking towards east for 15 meter and then he takes a left turn and continues to walk for 10 meter and then again he takes right turn to continue for 15 meter, ठीक है। Write this in one step. Question is write this in one step. एक स्टेप में ये सब लिख देना है आपको, एक स्टेप, एक लाइन में पूरी कथा लिखनी है आपको। क्वेश्चन समझ में आया क्या लिख रहा हूँ मैंने? देखो ये जो इतना सारा लिटरेचर लिखा है ना, बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 15 मीटर एंड देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड कंटिन्यूज टू वॉक for 10 meter and then again he takes the right turn and to continue for 15 meter and so on, ठीक है। Write this complete thing in one step, एक ही स्टेप, एक ही लाइन में लिखनी है बस। अब सारा मैजिक यही है। सबसे पहले तो हम इसको प्लॉट करते हैं, इसको देखते हैं कि ये मोशन कैसा है। अगर हम देखें तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पहले कहाँ गया वो? ईस्ट की तरफ। कितना गया वो? 15 मीटर। लो 15 मीटर चला गया, यहाँ तक आ गया। फिर क्या बोलते हैं? एंड देन ही टेक्स लेफ्ट टर्न। लेफ्ट यानी ऐसा जा रहा होगा तो दिस वन इज लेफ्ट, तो ऊपर की तरफ जाएगा यानी नॉर्थ की तरफ जाएगा। एंड नॉर्थ की तरफ कितना कंटिन्यू करता है वो? 10 मीटर, ठीक है। सो दिस इज 10 मीटर। अब यहाँ तक पहुँच गया, ऐसा मुँह करके यहाँ तक पहुँच गया, ऐसा, ठीक है, ऐसा जा रहा है तो फेस ऊपर की तरफ है। एक्चुअली ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, पर अपना बोर्ड वर्टिकल है इसलिए ऐसा है, या अदरवाइज ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। ये पहले इधर गया फिर इधर गया बोर्ड की तरफ, ठीक है। अभी वहाँ पे खड़ा हुआ है इस तरह, जैसे मैं खड़ा हूँ बिल्कुल वो वैसे ही खड़ा होगा इस पॉइंट पे। फिर बोलते हैं एंड कंटिन्यूज टू वॉक फॉर 10 मीटर एंड देन अगेन टेक्स अ राइट टर्न। अब ऐसा ही खड़ा है तो यहाँ से राइट यानी इस तरफ जाना है, यहाँ से इस तरफ जाना है यानी इधर चला गया। कितना गया भाई, कितना गया? 15 मीटर चला गया, ठीक है। यहाँ पहुँच गया फाइनली। इस पूरे पाथ को, इस पूरी कथा को सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पे आपको लिख के समझाना है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पे। एक्चुअली क्या लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं इसको 15 मीटर, ऐसा लिख सकते। देखो एक आंसर किसी को देने कहा तो बोला 15 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन 10 मीटर्स टूवर्ड्स, अब हमारे पास डायरेक्शन आ गया ना, टूवर्ड्स नॉर्थ एंड देन 15 मीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसा लिख देंगे। इतना बड़ा लिखेंगे,
यानी किसी को अगर यहाँ देखो मान लेते हैं कि ये होम है और ये मार्केट या फिर ये कोई शॉप है, होम से निकल के शॉप तक जाना है, तो ये समझाने में क्या किया, 15 इधर जाओ, 10 इधर जाओ, 15 इधर जाओ, ऐसा बताना पड़ा, इतना बड़ा बताना पड़ा। पर प्रॉब्लम ये इतना सारा कौन बताते रहे बार बार, कौन एक्सप्लेन करे। तो इसीलिए अब देखो यहाँ एक्चुअली देखो 15 मीटर तो उसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरा की पूरा ये जो है ना, ये वाला और ये जो चीज है ना, ये जो मैंने बॉक्सेस बनाए, ये पूरी चीज एक्चुअली पता है कि क्या रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन। टुवर्ड्स ईस्ट भी डायरेक्शन है, टुवर्ड्स नॉर्थ भी डायरेक्शन है, टुवर्ड्स ईस्ट फिर से डायरेक्शन है। यानी आप एक बात सोचो कि ये 15, 10 और ये 15, ये नंबर्स तो ठीक है, पर इतना बड़ा बड़ा जो है ये डायरेक्शंस जो हम लिख रहे हैं, वो डायरेक्शंस लिखने में ही हमारा ज्यादा स्पेस, ज्यादा एफर्ट वेस्ट हो रहा है। तो ये जो डायरेक्शन है, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय यूनिट वेक्टर्स। एक्चुअली दे आर डायरेक्शंस, एंड these directions can be replaced by some unit vectors, हम इनको किसी यूनिट वेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहां पता है क्या हुआ, बहुत जबरदस्त एक चीज आ गई कि हमने क्या किया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और यहां से मैं अभी इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डॉट का मतलब होता है आउटसाइड। तुमने अब तक जेड एक्सिस हमेशा ऐसी देखी है स्कूल में, तुमने हमेशा जेड एक्सिस ऐसी देखी है। जेड एक्सिस यानी क्या होती है, बोर्ड के प्लेन से बाहर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, ये डॉट से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अभी से ही हम ये नोटेशंस लिखना सीख जाते हैं, है ना। तो अभी क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ये हो गया अपने पास, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस डॉट represents z axis perpendicular to the writing plane, फिर कौन सा प्लेन है ये, राइटिंग प्लेन कौन सा प्लेन है भाई, वो प्लेन जिस पे तुम लिख रहे हो। यानी यही प्लेन मेरा राइटिंग प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर, दिस इज जेड एक्सिस। देखो ना क्या है, डॉट रिप्रेजेंट जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू राइटिंग प्लेन, दिस इज माई राइटिंग प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू दिस राइटिंग प्लेन इज दिस वन, तुम्हारी तरफ, दैट इज जेड एक्सिस। तो अब यहां पता है सारा मसला क्या है, यहां अब इसको मिटाता हूं मैं। देखो यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट कि अब यहां क्या कर दिया, एक्चुअली हर मोशन ना एक्स वाई जेड एक्सिस पे है। हमारा पूरा यूनिवर्स 3 डायमेंशन में डिवाइडेड है, हम 3 डायमेंशन तक हमें लिखना है। तो 3 डायमेंशन यानी 3 एक्सिस आ गई। तो सबसे पहली बात क्या की गई पता है, इन 3 एक्सिस के डायरेक्शंस दे दिए गए, इन 3 एक्सिस के यूनिट वेक्टर्स दे दिए गए। इन 3 एक्सिस के कुछ यूनिट वेक्टर्स जब डिफाइन किए गए, तो ये एक्स एक्सिस की तरफ आने वाला यूनिट वेक्टर का नाम लिखा गया आई कैप, वाई एक्सिस के लिए आने वाले का नाम रखा गया जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ आने वाले का नाम रखा गया के कैप। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप है, तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ आने वाला माइनस आई कैप होगा, माइनस वाई एक्सिस की तरफ आने वाला माइनस जे कैप होगा, और अंदर की तरफ जो होगा क्रॉस होता है इनसाइड द राइटिंग प्लेन, तो इनसाइड वाले को बोला गया माइनस के कैप। देखो भाई देखो, हाँ ध्यान देना, बड़ा जबरदस्त चीज है। अब एक यूनिवर्सल बात, वापस इस पे आऊंगा, फिर पहले ये बात समझा रहा हूं। एक यूनिवर्सल बात बोल दी कि एक्स एक्सिस जहां भी लोगे, उसका डायरेक्शन या उसका यूनिट वेक्टर हमेशा छोटा आई पे कैप लगा के होगा। वाई एक्सिस पॉजिटिव वाला जो होगा वो जे कैप होगा, जेड एक्सिस जो पॉजिटिव होगा वो के कैप होगा। इसी तरह माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप होगा, माइनस वाई एक्सिस माइनस जे कैप होगा, और माइनस जेड एक्सिस माइनस के कैप होगा। ये बात एकदम फिक्स कर ली गई कि भाई ये डायरेक्शन वाली बात तो हो गई, डायरेक्शन पता चल गया। देखो मेन प्रॉब्लम यहां लिखने में थी डायरेक्शन को लेके, यहां सारी प्रॉब्लम थी डायरेक्शन को लेके। डायरेक्शन ही बहुत बल्कि थे, मैग्नीट्यूड तो उतने ही थे, बट डायरेक्शंस बहुत बल्कि थे। अगर अब मुझे इसको लिखना है,
इसको लिखना है तो ये यहां से यहां गया, यहां से यहां पहुंच गया, एक तरह से ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अगर मुझे अब इस डिस्प्लेसमेंट को लिखना है, दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल हैव 3 कंपोनेंट्स 15, 10 एंड 15। पर इनके डायरेक्शन क्या है? ईस्ट, ईस्ट को हम एक्स एक्सिस बोल दें, नॉर्थ को हम वाई एक्सिस बोल दें, वेस्ट को हम माइनस एक्स एक्सिस बोल दें और साउथ को हम माइनस वाई एक्सिस बोल दें। यानी अगर इस ईस्ट के डायरेक्शन को मैं आई कैप कह दूं तो कोई गलत नहीं होगा। यानी मैं यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर लिखना चाहूं तो पहले 15 मीटर ईस्ट की तरफ चले, यानी 15 मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। 15 i cap represent what? 15 towards east. 15 i cap represents what? 15 meter towards east. Plus इसके आगे भी बढ़े 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ का डायरेक्शन कौन है? नॉर्थ का डायरेक्शन है जे कैप, नॉर्थ, नॉर्थ यानी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस यानी जे कैप। तो हम क्या लिख देंगे? 10 जे कैप, 10 जे कैप, ऊपर की तरफ वाई एक्सिस यानी डायरेक्शन जे कैप, 10 जे कैप। और इसके बाद में लिख देंगे प्लस, फिर से अब ये फिर से किस तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ कितना जा रहा है? 15 जा रहा है। तो यहां लिख देंगे 15 आई कैप, 15 आई कैप, होम से 15 आई कैप, 10 जे कैप, 15 आई कैप। अब आई कैप तो जोड़ सकते, सेम डायरेक्शन है, जे मत जोड़ देना, उसमें चूड़ा हो जाएगा। तो आई कैप जोड़ सकते हैं, यानी 15 आई कैप प्लस 15 आई कैप विल गिव यू 30 आई कैप प्लस 10 जे कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको ये बातें कितनी समझ में आई हैं? इसको हम लोग अभी एनालाइज कर सकते हैं। एक सिंपल बात है, बहुत इजीली लिख सकते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसके नीचे, एक सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर फॉर ए एंड बी। यहाँ पे हमारे पास एक ओरिजिन दिया हुआ है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास ए है, इसके कोऑर्डिनेट 2,3 है, ये हमारे पास बी है, इसके कोऑर्डिनेट 5,6 है। ठीक है, अब हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखनी है। हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी निकालनी है, यानी ऐसा वेक्टर जो ए और बी को रिप्रेजेंट करता हो। तो ए का कोऑर्डिनेट 2,3, बी का कोऑर्डिनेट 5,6, 2,3, 5,6। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, देखो 2 ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? x, 3 ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? y। तो 2 तो उसका मैग्नीट्यूड है। यहां अगर देखोगे आप a को, सो ये वाला हो गया 2 और ये वाला हो गया इसका 3। तो ये जो 2 है ये x एक्सिस के अलोंग है, 3 जो है वो y एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो पोजीशन रिप्रेजेंट करने वाला पोजीशन वेक्टर a है, ये क्या लिख सकते हैं आप? 2 आई कैप, क्योंकि वो तो x एक्सिस के अलोंग है। 2 आई कैप रिप्रेजेंट अलोंग x एक्सिस। 2 is the number which is the magnitude and which is along x axis, that is represented by I cap plus, और कहां जाना पड़ेगा? 3। यानी अगर आप यहां से निकल के a तक पहुंचना चाहते हो तो पता है क्वेश्चन में आपको कैसा बताया जाएगा? भाई 2 मीटर पहले x एक्सिस पे चलो, फिर 3 मीटर y एक्सिस पे चलो, तो आप प्रॉपरली a पे पहुंच जाओगे। यानी 2 आई कैप प्लस 3 j कैप, दिस विल गिव यू पोजीशन वेक्टर ऑफ a. How you will write position vector of b then? अब b तक पहुंचना है तो x पे कितना चलना है तुमको? तो फिर क्या लिख देंगे? 5 के साथ डायरेक्शन क्या रहेगा? 5 x एक्सिस का डायरेक्शन किससे आता है? वो आता है i कैप से, प्लस वहां 6 जो है वो किस डायरेक्शन में है? y में, और y का डायरेक्शन किससे आता है? j कैप। तो बस हम इसको लिख सकते हैं। So this is all about unit vector. This is all about the things which are related to unit vectors. ठीक है, यूनिट वेक्टर में अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखो कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जो हम निकाल सकते हैं
किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, एनी वेक्टर इफ डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड देन इट विल गिव यू अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा। यूनिट वेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन बताना होगा। जो हमारे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 3 यूनिट वेक्टर है वो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है वो है छोटा आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो छोटा जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो छोटा वाला के कैप। वैसे ही अगर निगेटिव एक्स वाई जेड की बात करोगे तो निगेटिव एक्स की तरफ आएगा माइनस आई कैप, निगेटिव वाई नीचे की तरफ आएगा माइनस जे कैप, और निगेटिव जेड की तरफ आएगा माइनस के कैप। दिमाग में भर लो। अब ये आई जे और के कैप, ये जो आई कैप जे कैप के कैप है, ये तुम्हारे जिंदगी भर कभी साथ नहीं छोड़ने वाले, बशर्ते तुम कुछ पढ़ाई अच्छी कर रहे हो लाइफ में तो, क्योंकि दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कभी भी तुम्हें अगर, अब देखो जरा इस कहानी को सोचो, ये कहानी सोचो, ये आ गई है कहानी एक स्टेप में, ये कहानी आ गई है एक स्टेप में। एक्चुअली देखा जाए ना तो बॉय स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट 15 मीटर, ईस्ट यानी एक्स एक्सिस मान लिया तो 15 मीटर, और फिर उधर ही जाता है राइट टर्न लेके और 15 मीटर, यानी टोटल 30 मीटर चला गया आई कैप में, और ऊपर की तरफ गया था यानी नॉर्थ की तरफ गया था यानी वाई एक्सिस की तरफ गया था 10 मीटर यानी 10 मीटर चला गया जे कैप में। ये एक इक्वेशन ही इस पूरी कहानी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कौन लिखना चाहेगा ये पूरी कहानी? उस अकेली इक्वेशन ने इस पूरी कहानी को वहां रिप्रेजेंट कर दिया। तो वाई टू राइट द कंप्लीट स्टोरी, दैट इज द पॉइंट। चलो तो एक बात समझो, आई कैप जे कैप के कैप अब इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में कि हर जगह वेक्टर में, क्योंकि हर वेक्टर देखना एक्स वाई और जेड इन तीनों एक्सेस के बीच ही कहीं मिलेगा, यानी हर एक वेक्टर के पास 3 कंपोनेंट होंगे, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, यानी एक तो आई कैप वाला, एक जे कैप वाला, एक के कैप वाला। हो सकता है कोई वेक्टर एक एक्सिस के ऊपर हो, सिर्फ एक्स एक्सिस, तो उसका सिर्फ आई कैप ही होगा। हो सकता है कोई वेक्टर सिर्फ वाई एक्सिस के ऊपर हो तो उसका सिर्फ जे कैप वाला कंपोनेंट होगा। हो सकता है कोई जेड एक्सिस पे हो तो उसके पास सिर्फ के कैप वाला होगा। हो सकता है कोई वेक्टर प्लेनर हो, प्लेनर यानी किसी प्लेन में लाई करता हो, तो प्लेनर हो अगर, तो मान लो ये जैसे 2 है, वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस में लाई करने वाला कोई वेक्टर, तो इसके पास 2 चीजें होंगी, एक तो आई कैप में भी होगा एक पार्ट और एक जे कैप में भी होगा। कोई अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे है वेक्टर तो उसका जे में कोई पार्ट नहीं होगा, तो सिर्फ उसके पास आई कैप ही होगा। कोई अगर जे में है सिर्फ यानी वाई एक्सिस के लोगे तो उसका एक्स में कोई पार्ट नहीं होगा। कोई वेक्टर प्लेनर भी हो सकता है ऐसा तुम्हारी तरफ आने वाला। देखो ये वाला जेड एक्सिस है, ये बन गया कौन सा, देखो ये बन गया, एक मिनट, ये क्या बन गई देखो जरा, ये बन गई एक्स वाई और जेड एक्सिस। कोई वेक्टर या सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रहे तो सिर्फ ये एक्स एक्सिस वाला आई कैप में ही रहेगा, कोई वाई पे रहे तो सिर्फ जे कैप में रहेगा, कोई एक्स वाई प्लेन में रहे तो आई कैप जे कैप रहेगा। समझ रहे हो क्या? कोई ऐसा रहे यानी एक्स वाई जेड के बीच में तो इसके आई कैप जे कैप के कैप रहेंगे। कोई ऐसा रहे, ये देखो ये वाला, ये प्लेन कौन सा हो गया, ये वाला प्लेन, ये वाला हो गया वाई और जेड, वाई जेड प्लेन, तो इसके पास कौन रहेंगे, जे और के रहेंगे। कोई ऐसा रह सकता है ये वाले प्लेन में, यानी कौन है क्या, एक्स जेड प्लेन, ये नीचे वाला, तो इसके पास में कौन रहेंगे, आई कैप के कैप। कोई वेक्टर ऐसा हो सकता है नीचे, ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा हो गया, यानी नीचे, यानी देखो ये वाला z तो पॉजिटिव है पर नीचे वाला कौन है, y निगेटिव, तो ये क्या हो गया, माइनस y और z वाले प्लेन में हो गया। कोई वेक्टर ऐसा हो सकता है, ऐसा यानी किस प्लेन में हो गया, माइनस y और प्लस x वाले प्लेन में हो गया। तो ऐसे बहुत सारे प्लेन और बहुत सारी चीजें तुम इमेजिन कर सकते हो, है ना। इस तरीके से हम लोग इसके बारे में अब सोच सकते हैं। आई कैप जे कैप के कैप अब तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, बस ये बात दिमाग में रखो। अब ये आई कैप जे कैप के कैप को भूलना नहीं है। इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसने बहुत ज़्यादा समय ले लिया हमारा। हमें एक्चुअली पढ़ना था लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, और दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और वो भी हमें ग्राफिकल पढ़ना था, सिर्फ आज ग्राफ्स बनाने थे हमें। तो चलो हम उस पर आ जाते हैं अब, है ना। तो आई होप ये आपने लिख लिया होगा, बहुत सारा डिस्कशन हो गया इस पर। तो अब इसके बाद लेट्स हैव एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एंड फॉर एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स विल स्टडी द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, एंड दैट टू विल स्टडी ग्राफिकली, ठीक है ना। तो अपन उस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। ये अच्छा नहीं है पेन, चलो। तो अब हेडिंग लगा देते हैं हम लोग, एडिशन ऑफ
वेक्टर्स, ठीक है ना। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ग्राफिकली, ठीक है। और इसमें हेडिंग लिख देते हैं हम लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें भी हेडिंग लगा देते हैं फर्स्ट लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, लॉ लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लॉ लिख देते हैं, ठीक है। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड्स of a triangle, two sides of a triangle, triangle की 3 साइड होती है, तो 2 sides of a triangle. If two vectors represents 2 sides of a triangle in cyclic manner, then the third side of triangle, in the third side of triangle, in acyclic manner, represents the resultant of two vectors, the resultant of two vectors. कोई टेंशन मत लो, स्टेटमेंट को बस 2 बार पढ़ो और इमेजिन करो कि मैंने क्या लिखा है। बस इमेजिन करो, 2 बार पढ़ो क्या लिखा है और टेंशन भी मत लो, खुले दिमाग से शांति से सिर्फ इमेजिन करो कि क्या लिखा है। ये एक ट्राइंगल, उसकी 2 साइड, यानी कोई 2 वेक्टर अगर 2 साइड पे लगा दिए जाएं और 2 साइड पे लगाने के बाद वो भी कैसे होने चाहिए, साइक्लिक होने चाहिए, यानी एक के पीछे एक, ठीक है ना। तो वहाँ से उन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड वेक्टर जो असाइक्लिक होगा उसके बराबरी का होगा। कोई टेंशन मत लो, बस सोचो, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट 2 vectors be vector A and vector B. Let us say this is some vector A and here we have some other vector B, ठीक है, some vector B. Now अभी तो ये कहीं दूर दूर पड़े हुए हैं 2 वेक्टर्स। जब ऐसे अलग अलग दूर पड़े हैं 2 वेक्टर्स तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो इनको 2 ट्राइंगल की साइड्स बनानी है, एंड दैट टू साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या, साइक्लिक इस शब्द का मतलब क्या, यानी एक वेक्टर जहां एंड हो, यानी देखो उसकी टेल से हेड की तरफ गए, टेल से हेड पे वो समझो एंड हो गया, तो वहां हेड पे अब दूसरे वेक्टर का टेल रखो और फिर वो वहां से आगे जाए। पहले वेक्टर का टेल से हेड, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दो, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रख दो। देखो साइक्लिक दिख रहे, यानी क्या बोल रहे हैं सर, थोड़ा सा बना के बताएं। साइक्लिक का मतलब बना के बताएं। जैसे ये पहला वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज द हेड, यही वेक्टर एज इट इज मैं उठा के ले आया। अब मुझे सिर्फ क्या करना है, इस वेक्टर बी को एज इट इज उठा के लाना है और यहां बैठा देना है इस वेक्टर ए के ऊपर। इस वेक्टर के हेड के ऊपर बी का टेल रख दिया मैंने। दिस इज हेड ऑफ वेक्टर ए एंड दिस इज टेल ऑफ वेक्टर बी। यानी देखो ऐसे साइक्लिक दिख रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, साइक्लिक 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 मतलब इन ऑर्डर, एक खत्म हुआ दूसरा, एक खत्म हुआ दूसरा, इन ऑर्डर, दिस इज साइक्लिक।
So when these two vectors in cyclic manner represents two sides of a triangle, then यहां क्या लिखा देखो, if two vectors represent two sides of a triangle in cyclic manner, then the third side of the triangle, is it correct? Is it the third side of the triangle? ये ट्राइंगल बना कि नहीं बना? ट्राइंगल बना कि नहीं बना? ट्राइंगल बना कि नहीं बना? ट्राइंगल तो ऐसे ही होता है भाई। ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं ट्राइंगल के। ट्राइंगल के कितने साइड होते हैं? 5 या 6 साइड होते हैं ना भाई। ट्राइंगल इज एन, एक्चुअली इट इज अ पॉलीगॉन एनीथिंग विच हैज मेनी साइड्स, बट इट इज अ 3 साइडेड पॉलीगॉन, 3 साइड वाला पॉलीगॉन। तो इसकी 3 ही साइड होती है। 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग 2 साइड, देन ये वाली जो साइड का एंड है और ये वाली साइड का जो बिगिनिंग है, इसको जोड़ दो। दिस इज द third side of the triangle, this is the third side of the triangle, and actually this represents the resultant of this vector, and that is again a new vector, that is vector r. This is nothing but the resultant of the two vector, that is nothing but vector r. But this is this length represents the magnitude of resultant, ये जो रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है ये लेंथ। बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? बिकॉज व्हेन यू विल ऐड 2 वेक्टर, इट विल गिव यू अनदर वेक्टर. When you will add A and B, so that A plus B will give you again a vector, that is resultant vector. So this is nothing but resultant, but the length is the magnitude. But what about the direction? तो यहाँ लिखा है देखो, the third side of the triangle in acyclic manner represents the resultant of two vector. Acyclic, आपने क्या बोला था? This is cyclic. ये ऐसा cyclic था, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज टाइप साइक्लिक था। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे लगाऊं? ऐसे लगा दूं, देखो जरा, ऐसे लगा दूं, ऐसे लगा दूं। क्या असाइक्लिक हुआ रिजल्टेंट? ये साइक्लिक थे, रिजल्टेंट उससे असाइक्लिक होना चाहिए। इज इट द करेक्ट डायरेक्शन? रिजल्टेंट कैसा होना चाहिए? रिजल्टेंट शुड बी असाइक्लिक। सो इज इट द करेक्ट डायरेक्शन? इज इट द करेक्ट डायरेक्शन? इट इज नॉट असाइक्लिक। अगर मैं इधर एरो लगाऊं तो इट विल बिकम साइक्लिक विद ए एंड बी। I want acyclic का मतलब it should be the direction. इसका मतलब फिर से एक बार सोचो, this is some vector A, this is some vector B, both are cyclic, हेड A का हेड पे, B का टेल, both are cyclic, दोनों को जोड़ो, third side represents the resultant but in a cyclic manner, and this resultant is nothing but equal to sum of the two vectors, that is vector A and vector B. This is vector R. अब फिर से एक बार पढ़ लेते इसको, क्या लिखा है? If two vectors represent two sides of a triangle in cyclic manner, it is in cyclic manner, A and B are in cyclic manner, then the third side, this is the third side of the triangle in a cyclic manner, that is opposite to the cyclic manner, यानी acyclic हो गया ये वाला direction, represent the resultant of the two vector. It is very important. This R is the resultant. I think आपके दिमाग में कुछ आता होगा. दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल लॉ. दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल लॉ. एक एग्जाम्पल और बताता हूं. मान लेते हैं दिस इज सम वेक्टर C एंड दिस इज सम वेक्टर D. नाउ फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ C एंड D. तो आपको C एंड D का रिजल्टेंट निकालना है. कुछ नहीं है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की ऐसा रख दो कि वो साइक्लिक हो जाए. या देखो, हमें पहले तो डिसाइड करना है C को मूव करना है कि D को मूव करना है. अगर हम C को मूव करना चाहते हैं तो C को कुछ ऐसा लाओ कि वो उसके हेड पे बैठ जाए. C की टेल D के हेड पे बैठाओ. या तो D को मूव करो तो D का हेड C के टेल पे बैठ जाए. यानी अगर मैं इस D को उठा के ऐसा रख दूं यहाँ पीछे करके, यानी ऐसा रख दूं, ऐसा देखना जरा, देखो जरा, इसको ऐसा रख दूं तो दिस इज D वेक्टर. सेम दिखता है. ये तो पैरेलल डिस्प्लेस कर लिया हमने यहाँ से. एंड दे आर साइक्लिक ऑल्सो.
सो व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ सी एंड डी, व्हाट अबाउट द रिजल्टेंट ऑफ सी एंड डी, यहां से जोड़ दो इसको ऐसा, और ये जो होगा इसका एरो इस तरफ होगा, दैट इज असाइक्लिक, एंड दिस इज सम रिजल्टेंट आर विच इज इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगेन अगर आप चाहो तो और भी हम इसके एग्जाम्पल कर सकते हैं। आप अगर चाहो तो यू कैन हैव अ वेक्टर ई लाइक दिस, एंड यू कैन हैव अ वेक्टर 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 एफ लाइक दिस, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इसको फिर से देख सकते हो, फिर वही काम करना है आपको। अब ई को डिस्प्लेस करें या एफ को किसी भी एक को डिस्प्लेस कर दो, तो ई को लाके इधर रख दोगे तो ई को लाके इधर रख देंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इसके टेल पे इसका हेड, इसके हेड पे एफ के हेड पे ई का टेल रखते हो ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बन गया आपके पास वेक्टर ई। अब क्या करोगे, अब थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज लाइक दिस, और वो भी कैसा, ये है साइक्लिक, तो ये वाला बन जाएगा असाइक्लिक। नाउ दिस रिजल्टेंट आर इज एफ। एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ की है, यहां गड़बड़ की है, रुको वेट, यहां गड़बड़ की है। एक और इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, a प्लस बी इज आर, a प्लस बी यानी एक फिर दूसरा, a प्लस बी इज आर। सर क्या मैं इसको b प्लस ए लिख सकता हूं क्या मैं इसको b प्लस ए लिख सकता हूं क्या? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। यहां से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव होने जा रही है। देखो बहुत बढ़िया चीज मैं बताता हूं। जैसे पहला हमने साइक्लिक में पहला पार्ट a लिया, बाद में b लिया, तो a प्लस बी इक्वल टू आर बनता है। क्या b प्लस ए की वैल्यू भी आ रही होगी क्या? ये मुझे प्रूव करना है। क्या b प्लस ए की वैल्यू भी आ रही होगी? आई नीड टू प्रूव दिस। चलो लेट्स सी, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखो क्या होता है। ये था मेरे पास कोई वेक्टर b और ये था मेरे पास कोई वेक्टर a। मैंने अभी जानबूझ के इसको पास में ला दिया, ये जो मैंने दूर बनाए थे अभी पास ला दिए। अब जरा सोचो कि पहले मैंने क्या किया था। पहले मैंने ऐसा लिख दिया था, ये वाला b बनाया था मैंने। यहाँ इसको थोड़ा ऐसा बनाता हूँ, पैरेलल दिख रहे होंगे शायद, ध्यान देना है ना। दिस इज वेक्टर b। सो मेरे हिसाब से, ये वाले फिगर के हिसाब से, ये जो था दिस वॉज r एंड दिस r वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस बी था मेरे पास। पर सर प्रॉब्लम यह है, ये r तो आ गया, बट व्हाट अबाउट b प्लस a, विल इट बी r? तो एक काम करते हैं, अब b से यानी b को पहला रखना है, a को दूसरा बनाना है। देखो यहां से क्या था, a फिर b, अब b को पहला रखना है और a को दूसरा बनाना है। तो एक काम करो, इस a को पैरेलल यहां डिस्प्लेस कर दो, ऐसा। दिस इज a। अब देखो ये b प्लस ए एक साइक्लिक बन गया, दिस इज वेक्टर b प्लस वेक्टर a, बना कि नहीं बना साइक्लिक? और उसका थर्ड साइड, अब ये ऊपर वाले ट्रायंगल को इमेजिन करो, थर्ड साइड, और ये फिर से r ही बन गया, दैट इज नथिंग बट b प्लस a। देखो जरा, देखो ये वही बन गई ये बात। यानी इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज नथिंग बट इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। हेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हेंस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कहीं नाम सुना होगा, KATIVE, कम्यूटेटिव, कहीं नाम सुना होगा। कम्यूटेटिव का मतलब a प्लस बी कैन बी इक्वल टू b प्लस ए। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। हाँ, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर, यानी यू कैन हैव a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव इन नेचर। अब यहां क्या गलती हुई थी? यहां गलती हुई थी क्या? गलती कुछ नहीं हुई थी। मैंने क्या लिख दिया था, शायद अब याद ही नहीं आ रहा मुझे क्या लिख दिया था। मैंने लिख दिया था c प्लस डी लिख दिया था शायद। तो देखो कोई बोल सकता है सर c प्लस डी, यहां तो ऐसा होना चाहिए ना d प्लस सी, तो ये तो c प्लस डी लिख दो या फिर d प्लस सी लिख दो। वन एंड द सेम थिंग, थिंग will not change because it is commutative. We have proved that. Again, this resultant can be what? Either you can write it as e plus f or you can write it as
F प्लस E, वन एंड द सेम थिंग। समझ में आती होगी आई थिंक आपकी बात ये। दिस इज ऑल अबाउट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आई विल हैव अ क्वेश्चन विथ यू। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कुछ सिंपल चीज़ है, इसको पहले तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। तो चलो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। आई होप ये आपने लिख लिया होगा यहाँ से, ठीक है। सो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकली है ये, तो ग्राफिकल है तो इसलिए आप क्या करेंगे, सिर्फ आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, ठीक है ना।